Now, good morning, students. Today we will start our third book of chapter 10, Colonialism and the Countryside. Colonialism means you can also say the उपनिवेश and the exploring official achieve. Official means यानी कि जो गवर्नमेंट अभिलेख वगैरह जो होते हैं उनकी स्टडी करना. In this chapter you will see कि what colonialism role meant to those who lived in the country yard. यू विल मीट द जमींदार्स ऑफ बंगाल. यानी कि इसके अंदर ये आपने ये पढ़ना है कि जो देहात लोग जो होते थे उनका क्या मतलब होता था. जमींदार जो बंगाल होते थे उनका क्या मतलब होता है. ट्रैवल टू द राजमहल हिल्स वेयर द परिहाज एंड द संथाल लिव. जहाँ पे परिहार और संथाल रहते थे. देन मूव वेस्ट टू द डेक्कन्स. जो डेक्कन्स की तरफ मूव हो गए. यू विल आल्सो लुक एट द वे the English East India Company, you can also say the EIC, established its राज in the countryside. countryside में जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती थी, किस तरह से उन पर इम्प्लीमेंट किया जाता था. revenue policy, but these policy mean to different section of people and how they change every day. कि इट मीन्स इन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन कैसे होते थे. यानी कि उन्होंने उनकी एक रिवेन्यू पॉलिसी इन्होंने डिस्कस की थी. रिवेन्यू पॉलिसी के बारे में बताया कि किस तरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए किस तरह से ये पॉलिसीज़ काम करती थी. एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइव्स. लॉ इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल. कहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ये कानून होते थे, ये कहते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते थे, रिजल्ट्स. दे डिटरमाइन टू एन एक्सटेंटेड हु ग्रो अप रिचर एंड हु पुअर. कि कौन लोग रिचर होगा, कौन पुअर होगा. हु एक्वायर न्यू लैंड, कि किसको नई लैंड मिलेगी, किसी को पुरानी मिलेगी. दे हैव लिव ऑन वेयर पीजेंट गो वैन दे नीड मनी. कि पीजेंट यानी कि जो किसानों को कहाँ जाना है, कहाँ पे उनका मनी मिलना है. कि इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है. कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इनकी क्या स्टडी की थी, किस तरह से इनके ऊपर इनकी स्टडी की जाती थी, किस तरह से लोगों को, किसानों को ज़मीन दी जाती थी. And as you see, however, people were not only subject to the working of law. के लोग हैं कहते हैं इन कानूनों के ऊपर न केवल इन सब्जेक्ट के ऊपर काम करते थे, बल्कि दे आल्सो रिसिस्ट द लॉ बाय एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दे बिलीव टू बी. इन लॉ का अपोज भी किया जाता था, रिसिस्ट भी किया जाता है कि कानून को किस प्रकार से इनको अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से इनके जो रिजल्ट्स है उसके अंदर चेंजिंग होने चाहिए, मॉडिफिकेशन में होनी चाहिए, किस तरह से लॉ को ऑपरेट किया जाना चाहिए. ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड किए जाते थे. एंड यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द सोर्सेज. कहते हैं कि आफ्टर दैट यू विल नो अबाउट द सोर्सेज एंड टेल अस अबाउट दिस हिस्ट्री एंड द प्रॉब्लम हिस्टोरियन फेस इन इंटरप्रेटिंग दैम. यू विल रीड अबाउट रिवेन्यू रिकॉर्ड एंड सर्वे. जितने भी रिवेन्यू रिकॉर्ड होते थे, सर्वे होते थे, उनके बारे में आफ्टर दैट यू विल कम टू नो. एंड लेफ्ट बाय द सर्वेयर एंड ट्रेवल्स रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय इंक्वायरी कमीशन. इंक्वायरी कमीशन ने कहते हैं कि रिपोर्ट के बारे में क्या क्या आयोग इन्होंने चलाए थे, कौन कौन से इन्होंने रिवेन्यू चलाए थे, ट्रैवलिंग सिस्टम क्या होता है. कहते हैं इन सब के बारे में इन्होंने किस तरह से रिकॉर्ड बनाए थे. जो कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड हमारा चैप्टर ये है कि रिकॉर्ड ज़मींदारों के किस तरह से बनते थे, कैसे उनका रिकॉर्ड होता था, उनके बारे में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन देना. Part first one, Bengal and the Zamindars. As you know, colonial rule was first established in Bengal. जो colonial rules है firstly have as also established in Bengal. It is here that the earliest attempt were made to reorder rural society and establish a new regime of land rights and a new revenue system. Let's us happen in Bengal in the early years of the company rules. यानी कि सबसे जो फर्स्टली क्या है कि जो विलेज जो पीपल होते थे उनके समाज के कहते हैं कि उनको पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना, सही तरह से करना, भूमि जो लैंड के बारे में उनकी नई व्यवस्था करना, नई अरेंजमेंट करना लैंड के बारे में, और उनका रिवेन्यू सिस्टम कितना कर लगाना, कितने, ये सब डिसाइड करना. कहते हैं इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. और ये सबसे पहले जो कॉलोनियल रूल्स है बंगाल के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था. और ये सारा जो कंपनी है, कहते हैं कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर पढ़ते हैं, कहते हैं कि तभी से ये मोस्टली स्टार्ट हो गया था.
फर्स्ट आता है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पार्ट, एन ऑक्शन इन बर्धमान। बर्धमान एन ऑक्शन मीन्स यानी कि जब नीलामी की गई थी, जब इन 1797 के वर्धमान के अंदर एक ऑक्शन की गई थी। प्रेजेंट डे के अंदर इसको वर्धमान बोला जाता है, इसको वर्धमान, आज के वर्धमान। ये एक कहते हैं कि काफ़ी अच्छी एक सार्वजनिक एक इंसिडेंट था। जो वर्धमान के जो राजा ने क्या किया था कि काफ़ी भू संपदाएँ हैं वो बेच रहे थे, अपनी सेलिंग कर रहे थे वो। लेकिन जब 1793 के अंदर के जो परमानेंट सेटलमेंट हैं, जिसको काफ़ी एस्टेट अपनी बेच रहे थे, तो बाद में कहते हैं कि 1793 के अंदर एक जो परमानेंट जिसको कहते हैं सेटलमेंट है, कहते हैं वो शुरू होने लगी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब जैसे भी भूमि जो ज़मींदार होती थी वो 3 टाइप से होती थी। एक तो परमानेंट सेटलमेंट होती थी। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि परमानेंट ये होता था कि हमें कितना रिवेन्यू ज़मींदारों को हमें देना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी जो राशि होती है वो निश्चित कर देते थे, और प्रत्येक हर एक ये जो पेजेंट होती थी इनको ये पे करनी पड़ती थी। इसका एक परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। और इसको ये 1793 के अंदर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसके अंदर क्या होता था कि भी 1 साल के अंदर एक ज़मींदार को भी 10,000 रुपये देने हैं, तो कहते ये पूरा का पूरा फिक्स होता था, तो हर एक ज़मींदार को ये पे करना पड़ता था। ये द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रिवेन्यू। कि अगर सपोज करो अगर कोई भी पेजेंट है, अगर इसको अगर अनेबल टू पे दिस वन, अगर इसको रिकवर नहीं कर पाता, अगर इसको पूरा नहीं कर पाता, उस रिवेन्यू को रिकवर करने के लिए उसकी ज़मीन को क्या किया जाता था, बेचा जाता था। सिंस द राजा हैज़ एक्युमुलेटेड ह्यूज आयर्स, और इस तरह से वर्धमान के राजा की कहते भरी भारी रकम हो गई थी उसके ऊपर। लेकिन उसकी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी नीलाम की जानी थी। है पुट अप फॉर द न्यूमरस परचेजर केम टू द ऑक्शन। कि न्यूमरस परचेजर केम टू ऑक्शन एंड द एस्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। यानी कि काफ़ी नीलामी करने के बाद काफ़ी जो ख़रीदार थे यानी कि परचेजर है वो आए, और इनके जो सबसे हायर बीडर्स का मतलब होता है जो इसकी सबसे ज़्यादा ऊंची बोली होती थी उसको वो बेच दी जाते थे। फिर बट द कलेक्टर सो डिस्कवर, कहते कलेक्टर ने बाद में उसको बताया ए स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द, एक अलग ही जैसे मोड़ था उस कहानी के अंदर। मैनी ऑफ द परचेजर टर्न आउट टू बी सर्वेंट एंड एजेंट ऑफ द राजा। कि जो बोली लगा रहे थे कहते वो उस राजा के ही एजेंट और सर्वेंट होते थे। कहते ये बड़ा एक ट्विस्ट था इसके अंदर। एंड ओवर 90% ऑफ द सेल ऑफ द ऑक्शन व फिक्सियस। फिक्सियस मीन्स होता है काल्पनिक, जो नकली थी। कहते 90% लोग थी वो जितनी भी बिक्री उन्होंने जो शो की थी वो बिल्कुल नकली थी। और वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर कहते मोस्टली वो बेची जाती थी, बट ही रिमेन इन कंट्रोल ऑफ जमींदार। जमींदार के कंट्रोल के अंदर ये चीज़ें रहती थी। वाई हैड द राजा फेल टू पे द रिवेन्यू। कहते राजा अपने रिवेन्यू को कहते पे क्यों नहीं कर पाया। परचेजर और ऑक्शन नीलामी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। ये स्टोरी कहते कि हमें क्या शो करती हैं कि कहते हैं कि वर्धमान में जो नीलामी की गई थी वो सारी चीज़ें होती थी ये, लेकिन एक दैट इज़ द मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है परमानेंट सेटलमेंट के अंदर है कि उस राजा के ही जो खुद के जो अधिकारी होते थे वो ही उसको बेचते थे और वो ही उसको शो करते थे। द नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रिवेन्यू। कि जो रिवेन्यू को अनपेड होता था उसकी क्या प्रॉब्लम होती थी, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। द स्टेट ऑफ द बर्धमान राजा वर नॉट द ओनली वंस सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर जो लास्ट के अंतिम वर्षों में जो ज़मीन बेची जाती थी इस समतारी यू कैन आल्सो से जमींदारी चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। कहते 75% से भी ज़्यादा जितनी भी ये ज़मींदारी थी वो उनको परमानेंट सेटलमेंट के बाद में ज़मींदारों के हाथों में आ गई थी। परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है मैंने पहले ही बताया था। इसके अंदर क्या होता है 1 ईयर के अंदर रिवेन्यू है वो निर्धारित किया जाता है कि आपने 1 ईयर के अंदर आपने इतना रिवेन्यू हमारे को पे करना है। अगर वो टाइम पे नहीं दे पाता तो उसकी वो ऑक्शन की जाती है, उसकी नीलामी कर दी जाती है उस जगह ज़मींदारी की। तो अगर नहीं करते तो ये दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम
इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने में ब्रिटिश ऑफिशियल होप टू रिसोल्व द प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश ने क्या किया, एक नया इसका तरीका अडोप्ट किया उन्होंने। दे हैव बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, उन्होंने बंगाल की जीत से ही ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी। बाय द 1770 द रूरल इकोनॉमी बंगाल वाज इन क्राइसिस, जो बंगाल की जो रूरल इकोनॉमी थी यानी कि वो काफ़ी क्राइसिस थी, यानी कि उसमें काफ़ी बैड कंडीशन में था। विद रिकरेंट फेमाइन क्या होते हैं, जहाँ पे लैक ऑफ फूड, जहाँ पे खाने पीने की कमी पड़ जाती है, बार बार अकाल आ जाता है। एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, और एग्रीकल्चर है डे बाई डे डिक्लाइन होती जा रही थी, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है दैट क्वालिटीज हैज़ बीन वेरी पुअर। एंड द रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट कुड ऑल डेवलप बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें हैं। जब ऑफिसियर ने इन्होंने किया कि एग्रीकल्चर ट्रेड और रिवेन्यू रिसोर्सेज है जो राज्य के स्टेट के कुड आल्सो भी डेवलप, कहते हैं उनको डेवलप किया जा सकता है बाय अनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ इन्वेस्ट करें तो अब इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय द सिक्योरिंग राइट्स, अगर किसी के राइट को सिक्योर करके, और प्रॉपर्टी एंड परमानेंट फिक्सिंग द रेट ऑफ, अगर किसी के रेट को फिक्स करके हम ये चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। नाउ यू विल सी राजा। लिटरेरी किंग्स वाज ए टर्म दैट वाज ऑफन यूज टू डेजिग्नेशन पावरफुल जमींदार, जो राजा थे वो पावरफुल जमींदार के लिए एक डेजिग्नेशन होता था, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते थे। नाउ यू विल सी दिस पिक्चर, द वर्धमान राजा सिटी पैलेस ऑन डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता, ये कलकत्ता के अंदर है, ये सिचुएटेड, डायमंड हार्बर रोड है वर्धमान का। नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस वन, जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। 19th सेंचुरी के अंदर है ये, एक राजमहल था जिसके अंदर लार्ज ग्राउंड होता था, एंट्रेंस पोर्चेज होते थे स्पॉटेड बाय द, इसके अंदर जो काफ़ी लॉन्ग जो पिलर्स होते थे, कोर्थियाना कॉलम्स लाइक दिस वन। ये जमींदार का काफ़ी रिच जमींदारों के बारे में, डायमंड हार्बर रोड नियर बाय कोलकाता। नाउ यू विल सी दिस पिक्चर, चार्ल्स कॉर्नवालिस, इट इज़ पेंटेड बाय द थॉमस गैंसबोर्ड इन 1785 में। जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ही वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। परमानेंट जो सेटलमेंट जो सबसे फर्स्टली डिस्कस की गई थी इन 1793 में, दिस कंसेप्ट आल्सो गिवन बाय द चार्ल्स कॉर्नवालिस। यू हैव सी दिस पिक्चर एंड यू हैव आल्सो आइडेंटिफाई दिस वन। Now the revenue demand. If the revenue demand of the state was permanently fixed, then the company could look forward to a regular flow of revenue. यदि अगर रिवेन्यू की डिमांड है अगर राज्य के अंदर परमानेंटली फिक्स हो जाती तो कंपनी क्या करती, उसके रिवेन्यू की जितने भी जो रेट होते थे उनको कहते परमानेंट कर देती। इफ़ while entrepreneur could feel sure of earning a profit from this investment, since the state would not siphon it off by increasing its claim. अगर कोई भी यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट यानी कि इन डिमांड को अगर फिक्स कर दिया जाता तो कंपनी क्या करती, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करती इनको, लेकिन कई बार क्या करते, इनके क्लेम्स को बढ़ा दिया जाता। तो ये जो प्रोसेस था ऑफिशियल है, ये मानते थे कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। वो लीड टू द एमरजेंस ऑफ ए क्लास ऑफ ए योमेंस फार्मर्स, यानी कि योमेंस फार्मर्स क्या होते हैं, यानी कि जो काफ़ी हार्ड वर्कर जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके लिए आते हैं। एंड द रिच लैंड ओनर्स की जो योमेन या फार्मर्स क्या होते हैं, खेत में जो काम करने वाले होते हैं जो किसान लोग, और ये रिच लैंड ओनर कहते हैं। इसके लिए मुझे इन दोनों की ज़रूरत होती है, एक तो रिच लैंड ओनर्स की और एक फार्मर्स की, हु वुड हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता था। नर्चर बाय द ब्रिटिश, कहते हैं ब्रिटिश ने इसको नेचर के मीन्स स्प्रिंग अप किया, इसको अच्छी तरह से इसका पालन पोषण किया, इसको मोटिवेट किया। दिस क्लास वॉज आल्सो लॉयल टू द कंपनी, और उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया कि जो
जो लॉयल रहेंगे कंपनी के प्रति, कहते हैं उन्होंने उन्हीं लोगों को ही सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात होती है कि एक हमें लैंड ओनर की ज़रूरत है जो ये रिवेन्यू लेने का काम करेगा। किससे? पीजेंट से। कि किसानों ने क्या था, फिक्स कर लिया था कि हमने 1 ईयर के अंदर इतना रिवेन्यू देना। उसके लिए लैंड ओनर्स होते थे जो इनको फिक्स करते थे और फिक्स करने का काम किया। Now the problem, however, lay in identify individual who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state। कहते हैं अब नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि अब कौन कौन से ऐसे लोग थे जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव भी करना चाहते थे और स्टेट के अंदर रिवेन्यू सिस्टम है को चलाकर, वो कहते हैं उसके अंदर बढ़ोतरी भी करना चाह सके, ताकि इस चीज़ों का क्या है जिसको कहते हैं ना कि ठेका लेना। कहते हैं कि हु विल टेक दिस वन। After a prolonged debate among company officials, the permanent settlement was made the Raja and the तालुकदार। कहते हैं कि अब ये परमानेंट सेटलमेंट है राजा और तालुकदार है। जो बंगाल के जो तालुकदार होते हैं, तालुकदार कौन होते हैं? कहते हैं कि इसका फर्स्टली आई विल टेल यू कि व्हाट इज द तालुकदार। एंड नाउ जो तालुकदार लिटरेली मीन्स वन हु होल्ड ए ताल्लुक और ए कनेक्शन। कि अगर कोई भी एक पार्ट का जो हिस्सा है जो कनेक्टेड होता है उसी से रखना, ताल्लुक रखना, बिलोंग करना। ताल्लुक कम टू रेफर टू ए टेरिटोरियल यूनिट, यानी कि लैंड का एक जो पार्ट है जो जिसके हिस्से में आना। कि अब लैंड ओनर्स ने क्या किया था कि एक ताल्लुक एक पर्सन को इन्होंने दे दिया कि ये इतना जो लैंड का जो पार्ट है आपके हिस्से में आएगा, ये आपने लेना है। तो उसको ताल्लुकदार बोलते थे, जितना लैंड ऑफ पार्ट या यूनिट ऑफ पार्ट उनको जो दिया जाता था। अब जो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो राजा और बंगाल के तालुकदार के बीच में ये सेटलमेंट उन्होंने शुरू कर दी। दे वर नाउ क्लासीफाई या जमींदार, उनको जमींदार का नाम दे दिया गया। दे हैड टू पे द रिवेन्यू डिमांड वाज इन फिक्स इन परपेचुअली इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन। अब इनके जो राजस्व की मांग को उन्होंने क्या किया, पूरा करना कर दिया, इसको क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जमींदार वाज नॉट ए लैंड ओनर्स। कहते जो जमींदार थे वो कहते अपनी भूमि के स्वामी नहीं होते थे, बट ए रिवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट मीन्स अपने जो राज्य के राजस्व होते थे, कलेक्टर उनको मानते थे, उनको कहा जाता था। जमींदार हैड सेवरल विलेजेस अंडर दैम। कहते इन जमींदारों के अंडर में काफ़ी विलेज आ जाते थे। एज मैनी एज 400, कहते 400 के आसपास के इनके गांव आते थे। इन कंपनी कैलकुलेशन द विलेज विद इन ए जमींदारी फॉर्म ए रिवेन्यू एस्टेट। कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर एस्टेट हुज रिवेन्यू द जमींदार and paid the revenue to the company and retained the difference in his income and he was expected to pay the company regularly following which his estate could be auctioned। अब इन्होंने क्या किया, संपदा पे अपनी जो डिमांड अपनी रखनी शुरू कर दी। इन डिमांड को किस तरह से पूरा करना था, किस तरह से राशि इकट्ठी करनी थी, ये सब का समय कहते हैं कंटिन्यूसली ही हो सकता था। अगर वो ये चीज़ें अगर नहीं हो पाती थी, रेगुलर नहीं हो पाती थी, तो कहते उसकी ऑक्शन कर दी जाती थी, नीलामी कर दी जाती थी। नाउ डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली and you have to make notes in your notebook. Now you have any doubt, you can ask me. Have a nice day.